हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे आपकी मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। बीच में कुछ कार्य पड़ जाने के कारण आपकी क्लास की जो कंटिन्यूटी थी वो टूट गई थी। फिर भी आज से हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ तक पढ़ा के छोड़े थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे ना। तो जहाँ तक है कि उत्तर भारत के पर्वत पे हम लोग चर्चा कर लिए थे ना, हिमालय रीजन के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लिए थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि हमको पर्वत जो पढ़ा रहे हैं तो पूरी पर्वत को एक साथ पढ़ाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? प्रायद्वीप वाले भाग को पढ़ेंगे। अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे और उसी प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते समय जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं उनको भी क्या करेंगे, इसी साथ क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा बच्चे? तो टॉपिक हमारा नाम है प्रायद्वीपीय पठारी भाग ना। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा बच्चे सभी लोग। आज का जो टॉपिक है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो ये आज हम लोग इसके बारे में विशेषताओं को अध्ययन करेंगे बच्चे। किसके बारे में? प्रायद्वीपीय, भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आप लोग जानते हो कि हम देखते हैं कि इस प्रायद्वीपीय जो भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर एरिया है, इसका निर्माण कैसे हुआ ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चे इसका निर्माण कैसे हुआ है। निर्माण बच्चे, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूंगा ना तो आप सभी लोग को पता है बच्चे कि क्या अफ्रीका के आप लोग अफ्रीका को मैप में देखे होंगे बच्चे। अगर ये देखा जाए बच्चे तो हमारा स्ट्रक्चर किसका है बच्चे? अफ्रीका का है ना, अफ्रीका तट का है। और इस अफ्रीका तट के यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पे और ये दो छोटे छोटे एक तरीके से आइलैंड के रूप में क्या है, बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर है। तो बच्चे जो ये वाला निकला हुआ एरिया है ना, इसी को हम लोग ये क्या बच्चे, इसी को बोलते हैं पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं बच्चे? पेनिनसुलर इंडिया। और ये जो है बेटा केप ऑफ क्या है, गुड है ना। तो ध्यान देना बच्चे, यही जो पेनिनसुलर एरिया है ये किसका है बेटा? तो ये अफ्रीका तट से है। और अफ्रीका तट का जो भाग है ये किसका कौन सा लैंड है बेटा? अंगारा की गोंडवाना। तो ये बेटा किसका हिस्सा है? ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बेटा ये पूरा किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ऐसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो होता है कौन होता है? पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया होता है बेटा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सिल्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? तो हम लोग सिल्ड कहते हैं, सिल्ड। अब बेटा आप लोग बताइए जो सिल्ड है, अब सिल्ड किसे कहते हैं बच्चे? अगर आपसे मैं कहूँ कि सिल्ड किसे कहते हैं, सिल्ड होता क्या है, तो आप सीधी सी बेटा कह सकते हो कि ध्यान देना है, ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो, अर्थात जहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रभाव न पड़ता हो, जहां ज्वालामुखी, भूकंप, ये सभी आपदाएं अगर नहीं आते होंगे, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? सिल्ड कहते हैं ना। क्या कहते हैं बच्चे? सिल्ड। तो कह सकते हो यहाँ पे बच्चे प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त क्षेत्र बेटा। तो प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? सिल्ड। आप जानते हो यही चीजें क्या हुआ, ये सिल्ड जो था बेटा ये टूट कर क्या हुआ, इससे अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ गया बच्चे? फॉल्ट। क्या पड़ा बच्चे? फॉल्ट। अब इस फॉल्ट के कारण ये क्या हुआ, हिस्सा अफ्रीका से टूटकर क्या हुआ, पेनिनसुलर इंडिया बाहर निकल गया। अब आप देखेंगे तो यह कुछ इस रूप में बच्चे क्या हुआ, बाहर निकला। तो ये जो निकला तो ये वास्तव में है क्या? ये जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है, अर्थात क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है। और ये अफ्रीका से टूटकर क्या हो गया, बाहर हो गया। और जब बाहर हुआ तो इसको बच्चा, इसी को हमने क्या कहा, इसी का नाम रखा था हमने पेनिनसुलर। क्या रखा था बेटा? पेनिनसुलर इंडिया, मतलब इंडिया, भारतीय प्रायद्वीप। अब ये भारतीय प्रायद्वीप जब क्या हो गया, मूवमेंट करते हुए इधर बढ़ा,
ये बढ़ा बच्चे। तो इधर आप जानते हो कौन सी प्लेट है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास क्या है, तो इसका नाम है बच्चे यूरेशियन प्लेट। इसको बोलेंगे बेटा हम लोग यूरेशियन प्लेट। अब इस यूरेशियन प्लेट के टकराने से हमारे दक्षिण भारत का हिस्सा बना बेटा, राइट। इसके बनने के पीछे क्या बेटा, तो इसीलिए जो हमारा भारत है प्रायद्वीपीय भाग है वो पूर्णतः क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड के क्यों, क्योंकि अफ्रीकी तट से टूट कर सिल्ट के रूप में जब गया तो यही जाकर नीचे का दक्षिण भारत का एरिया क्या करता है, बनाता है। तो बोलिए बच्चे बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। तो ये बच्चे देखो जरा से इसको अगर हम लोग विथ मैप देखने की कोशिश करें कि कहाँ पर कैसे इसका क्या है, तो उसको जरा देखते हैं हम लोग। ये बात यहाँ तक क्लियर है। इसकी उत्पत्ति पीछे कारण क्या है, प्रायद्वीप भारत के प्रायद्वीप पठारी भाग बना कैसे, तो ये कुछ नहीं बल्कि किसका, अफ्रीकी तट से ये सिल्ट के रूप में टूट कर बाहर निकला। सिल्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं से क्या हो, मुक्त क्षेत्र, अर्थात जहाँ भूकंप ज्वालामुखी ऐसी घटनाएं नहीं होती होंगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिल्ट कहते हैं। ठीक है। तो बच्चे यही चीजें जाकर जब यूरेशियन प्लेट से टकराई यहाँ पर कुछ क्षेत्र बना, वही क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पठारी भाग। ठीक है। अब पठार का मतलब भी आप जानते हैं किसे कहते हैं बेटा, पठार किसे कहते हैं, प्लेटू। प्लेटू किसे कहते हैं बच्चे, प्लेटू का क्या होता है, मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको परिभाषा में पढ़ा था। लगभग 600 समुद्र से कितना बेटा, 600 फीट, समुद्र से 600 फीट ऊंचा और ऊपर कैसा हो बेटा, ये क्या हो, समतल। ऊपर कैसा बने बच्चे, समतल। तो जब ऊपर समतल हो और लगभग समुद्र से उसकी ऊंचाई 600 फीट होती है, तो उसी को बच्चे हम लोग किस नाम जानते हैं, तो उसी को बोलते हैं बेटा प्लेटू। क्या बोलते हैं, प्लेटू। पठार क्या बोलते हैं बच्चे, पठार। तो पठार किसे कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट हो और ऊपर जाके कैसा एरिया हो, समतल। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमको दक्षिण भारत का भी देखने को मिलता है। ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं थोड़ी सी कि कहाँ पर क्या चीजें पाई जाती है, फिर एक एक करके विशेषताओं को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ तक कि किसी कोई समस्या, कैसे उत्पत्ति हुई बता ले जाएंगे आराम से, आगे बढ़े। क्यों आप बता सकते हैं आराम से कि अफ्रीका के गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, यहाँ फॉल्ट पड़ा, फॉल्ट पड़ने के कारण ये शिल्ड टूट कर अलग हुआ। अब यही शिल्ड जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया और टकराने से क्या हुआ, हिमालय की भी उत्पत्ति हुई और उसके निचले भाग पे इससे तो क्या बन गया बच्चे, इसके ऊपरी भाग से क्या बना बच्चे, हिमालय बना। पर जो इसका निचला हिस्सा था यही क्या बना दिया भारत का, ये क्या है बच्चे, भारत का प्रायद्वीप है कि नहीं है। यही हिस्सा तो ऊपर वाला तो पर्वत भी चेंज हो गया, पर निचला वाला हिस्सा क्या बन गया बेटा, ये तो क्या बन गया बच्चे, ये वाला रीजन क्या हो गया, हिमालय हो गया। क्या हो गया बच्चे, हिमालय हो गया। ऊपर वाला हिस्से से क्या बना, हिमालय बना, और नीचे वाले हिस्से से क्या बना, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण भारत का पेनिसुला। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ ऐसी लिखवाने वाली बातें नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको लिखवा देता हूँ। ऑलरेडी मैं इसके हिमालय की उत्पत्ति के दौरान ये सारी बातें बताया हूँ। तो बस एक हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन टाइप पे ले रहे हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए जरा सा आप देखिएगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो हमारा क्या है, मान लीजिए भारत का दक्षिण भारत का हिस्सा है ना बेटा, यही एरिया जो है यही क्या है, प्रायद्वीप है। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखने की कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है। ये एक मान के चलिए बेटा, हमारे पास से क्या है, हमारा भारत का मैप है, काम चलाओ, और इतने से काम चल भी जाएगा। और आप देखिएगा बच्चे, तो यहीं से यहाँ से बेटा एक पर्वत है, ये पर्वत है बच्चे। बाकी आपको तो यहाँ से पता बच्चे ना, सबसे ऊपर क्या था बच्चे, आपको याद करो, ट्रांस हिमालय। क्या था बच्चे, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय कुल कितनी श्रेणियां थी बच्चे, 4 थी। कितनी श्रेणियां थी, 4 थी। कौन कौन सी 4 श्रेणियां थी, सबसे ऊपर क्या था बच्चे बताओ, सबसे ऊपर क्या था बेटा, ये सबसे पहला जो श्रेणी था उसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था काराकोरम नाम था। फिर कौन था बच्चे हमारे पास, कौन था, देखो लद्दाख था बच्चे, क्या था, लद्दाख था। और फिर कौन था बच्चे, जास्कर था, जास्कर था। जास्कर था। और इधर वाले एरिया में देखेंगे, हल्का सा रीजन में देखेंगे तो क्या था बच्चे, कैलाश था, राइट। और फिर इसके बाद बच्चे किसका हिस्सा था बच्चे हमारे पास,
ये किसका रीजन है? ये बच्चे हमारे पास क्या है? अब मान लीजिए बच्चे ये क्या हमारे पास है? ग्रेट हिमालय है। फिर इसके बाद कटे फिटे के रूप में ऐसे ही जाके ये जो रीजन है बच्चे, ये किसका बच्चे हमारे पास है? तो आप जानते हो ये वाला जो है बेटा हमारे पास क्या है? मिडिल हिमालय है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसे ही कटे फिटे क्षेत्र में इसको भी ऐसे छोटे छोटे पर्वतों में पाया जाता है, खंडों में, मैं दिखा दे रहा हूँ बस। हाँ, ये जो बेटा है हमारे पास क्या है? इसे हम लोग क्या बोलते थे? शिवालिक। शिवालिक हिमालय। तो बेटा ये हमारा क्या था? शिवालिक हिमालय था। अब ये जो देखेंगे बच्चे, ये हमारी पर्वत कौन सी बेटा है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे? अरावली। क्या बोलते हैं बच्चे? ये हमारे बच्चे क्या है? अरावली माउंटेन है बेटा। तो ये जो अरावली माउंटेन है ये किस में आता है? ये दक्षिण भारत किस में आता है बेटा? इसके बाद बच्चे यहीं से आप देखेंगे तो लगभग ये जो है बच्चे, ये क्या बेटा है? हमारे पास है विंध्य माउंटेन। क्या बच्चे है? ये हमारे पास है क्या है? विंध्य पर्वत। कौन है बच्चे? ये हमारे पास कौन है? विंध्य पर्वत है। ये बेटा हमारे पास विंध्य पर्वत है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो हमारे पास ऐसे कटे फिटे क्षेत्र में ये आएंगे। ये रीजन किसका बच्चे है? ये है सतपुड़ा पर्वत है बेटा। अभी बताएंगे इसके कौन कौन से नाम है बेटा? राजपीपली, महादेव, मैकाल। राजपीपली, महादेव, मैकाल। इसके बाद बच्चे इधर आएंगे तो ये हमारे पास क्या था बच्चे? आप लोग बताओ। इसको हम लोग बोलते थे पश्चिम घाट। ये बेटा हमारे पास पश्चिमी घाट का पर्वत है, पश्चिमी घाट। इसके बाद बच्चे यहाँ पे कटे फिटे क्षेत्र में जो ये वाले एरिया थे इसे हम लोग क्या बोलते थे बच्चे? पूर्वी घाट बेटा। ये पूर्वी घाट के पर्वत हो गए, ये किसके हो गए? पश्चिमी घाट के पर्वत हो गए। अब यही जब देखेंगे यहाँ पर तो सबसे निचला जो हिस्सा था उसको हम लोग क्या बोलते थे? कार्डेडम। कार्डेम क्या बोलते थे ना? कार्डेमम। कार्डेमम की पहाड़ी जो किसके लिए बेटा फेमस थी? बताओ। इलायची। ये किसके लिए फेमस थी बच्चे? इलायची के लिए। इलायची के लिए प्रसिद्ध है बच्चे। बोलो, इतनी बात तो क्लियर है बच्चे। और आपको ये पता है बच्चे, अब यहीं पर जो बीचों बीच वाले एरिया बच्चे, ये वाला, यहीं पर जो ये पाया गया, ये जो सिल्ड है, ये बेटा कैसा है? ये सिल्ड ग्रुप में बेटा यहाँ मिलेगा और थोड़ा सा मिलेगा मेघालय। कहाँ मिले बच्चे? मेघालय। तो ये वाला जो एरिया है, रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यही पेनिनसुलर एरिया है, यही सिल्ड है। और इसी सिल्ड पर आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि इस रीजन में ये भूकंप आया है या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आग्नेय और अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। अब जानते हैं आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? लावा से। लावा का जो उद्गार होता है वही लावा जब ऊपर आता है तो जम जाता है, जब जम जाता है तो उसी से क्या बनती है? चट्टानें। और चट्टानें कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, ये सभी जैसे कैसे होते हैं बेटा? ठोस होती हैं। और जब ठोस होती हैं तो इनका क्षरण नहीं हो पाता है। इसी कारण जो दक्षिण भारत की नदियां, मैं नदियों को पढ़ाऊंगा, तो दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं वो अवसादों को कम ले आ पाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है? आग्नेय चट्टानों से, मैग्मा से। और मैग्मा जब आके ऊपर जम गया तो कैसा हो गया? कठोर हो गया। और जब कठोर हो गया तो यहाँ से जो भी नदियां प्रवाहित होंगी, चाहे इधर होंगी चाहे इधर होंगी, चाहे वो किधर जाए, बे ऑफ बंगाल, इस साइड में क्या बच्चे? बे ऑफ बंगाल है। और इधर हमारे बच्चे क्या है? अरब सी है। इधर क्या बच्चे हमारे पास क्या है? अरब सी है। तो चाहे नदियां इस तरफ जाए चाहे नदियां इस तरफ बहें, पर ये क्या हुआ कि जो ये सिल्ड बने हुए हैं, यहाँ पे जो सिल्ड पाए जा रहे हैं, यहाँ जो पाए जा रहे हैं, ये सभी कैसे हैं? आग्नेय चट्टान से बनी हुई है। और आग्नेय चट्टान से बने होने के कारण इनका भाग जैसा कैसा है? कठोर है। और कठोर हो जाती हैं तो कठोर हो जाने के कारण नदियां की स्पीड ज्यादा होने के बाद भी यहाँ से अवसादों का बहाव कम हो पाता है, अवसादें कम जा पाती है। और इस क्षेत्र में न ही ज्वालामुखी न ही भूकंप जैसी घटनाएं नहीं मिलती हैं। और जब भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं नहीं मिलती हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? सिल्ड दिया गया। और आपको देखते हैं प्राकृतिक रूप से जो विभाजक रेखा होता है, कौन होता है बच्चे? हमारे पास क्या? ये विंध्य माउंटेन। कहा जाता है कि ये विंध्य माउंटेन भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, प्राकृतिक रूप से।
ये अभी सब बताएंगे बेटा। ये कहाँ पर है? ये पालनपुर से चला जाएगा बिहार तक चला जाएगा, सासाराम तक, गुजरात से कहाँ तक फैला हुआ है? बिहार तक। ठीक है, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। अभी सब कुछ बताऊंगा, एक एक पॉइंट इसके बारे में समझाऊंगा, अभी पर्वतों की चर्चा करूंगा। पर इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना, कौन चीजें कहाँ पर है कहाँ नहीं, समझ रहे मेरी बात को? चलिए, तो थोड़ी सी सबसे पहले हम लोग इसकी विशेषताओं को लिखेंगे। तो हेडिंग बनाइए बच्चे, आप लोग हेडिंग बनाइएगा, प्रायद्वीपीय पठारी भारत की विशेषताएं। हेडिंग बनाए बच्चे, क्या हेडिंग बनाएंगे? प्रायद्वीपीय पठारी भाग की विशेषता। अच्छा बच्चे, आपसे अगर मैं कहूँ इसका आकार कैसा है, सबसे पहले अगर बात मैं करूँ कि इसका आकार कैसा है आपके सामने बेटा, तो आकार की बात करूंगा तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका आकार कैसा है? ट्रायंगुलर है, त्रिकोणा है, तो लगभग इसका बेटा आकार अगर पूछे इसकी साइज कैसे, तो लिखेंगे आप लोग। पहला विशेषता लिखेंगे इसकी आकार, पहली विशेषता लिखेंगे बच्चे इसकी आकार। लिखेंगे इसका आकार लगभग इसका आकार लगभग  त्रिकोण है। इसका आकार लगभग त्रिकोण है, मतलब त्रिभुजा टाइप का है, ट्रायंगल है। ठीक है, इसका आकार लगभग कैसा बेटा है? त्रिकोण है। दूसरी विशेषता इसकी क्या बनेगी बच्चे? अब जाहिर सी बात है, अगर पूछा जाए कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो बेटा दूसरी बात इसे लिखेंगे, कुल क्षेत्र इसका लिखेंगे। यह भारत के लगभग आधे क्षेत्र पर आधे क्षेत्र पर फैला हुआ है, अर्थात कुल 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है। अर्थात कुल 16 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तार बेटा की बात करेंगे, विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है ना। या तो कह सकते हैं बेटा भारत के आधे हिस्सा में, देखो भारत का क्षेत्रफल को टोटल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे बेटा, भारत के एरिया, इंडिया का एरिया कितना है बेटा? इंडिया का जो एरिया है बेटा हमारे पास कितना है? आप जानते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या बच्चे यही है ना? अब इसी का आधा हिस्सा कौन सा है? केवल दक्षिण भारत है। अब 16 दूना 32, इसीलिए 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पे कौन फैला हुआ है? दक्षिण भारत फैला हुआ है। राइट, तीसरी पॉइंट लिखिए बेटा, इसकी औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। 600 से लेकर 900 मीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है। अच्छा, अगर बेटा ये बात करेंगे तो ये जाहिर सी बात है, भारत की अगर देखा जाए तो ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है हुआ। क्यों? सबसे पहले लावा मैग्मा निकले होंगे तो पहले यही शिल्ड तो बना होगा ना, क्योंकि ये तो चीजें देखो, आपको मैंने पहले बताया कि ये देखो कहाँ का हिस्सा है, यहाँ का है, तो पहले तो ये बना हुआ था ना, उसके बाद तो भारत का पर्वत बना ना। तो कहीं ना कैसा भूखंड है? ये प्राचीनतम है, पुराना है। लिखेंगे यह भारत का, ऐसे यह पृथ्वी, ऐसे लिखिए बेटा, यह पृथ्वी का प्राचीनतम, यह पृथ्वी का प्राचीनतम भूखंड
प्राचीनतम भूखंड में से एक है, प्राचीनतम भूखंड में से एक है, जो जो गोंडवाना लैंड का, जो गोंडवाना लैंड का, जो गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह एक यह एक यह एक शील्ड के रूप में, यह एक शील्ड के रूप में, यह एक शील्ड के रूप में पाया जाता है, यह एक शील्ड के रूप में पाया जाता है। बोलो, यहां तक की बात सही है? यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? कैसा शील्ड है? शील्ड का मतलब आप समझ चुके हैं पहले से ही है, मतलब जहां प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही नाम मात्र के हों, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं क्या हो, ज्यादा न हो। अगला विशेषता लिखेंगे बच्चे, अगला विशेषता लिखेंगे, यह स्थिर भूभाग है, यह स्थिर भूभाग है, यह स्थिर भूभाग है, इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण आग्नेय एवं, आग्नेय एवं, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से हुआ है, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से हुआ है। इस संरचना में, इस संरचना में पार्टलैंड, इस संरचना में पार्टलैंड, पार्टलैंड पठार पाए जाते हैं, पार्टलैंड पठार, पार्टलैंड पठार पाए जाते हैं। अब देखो बच्चे, यहां तक की बात क्लियर बच्चे? चलो बच्चे देखो, जैसे इसका मतलब क्या बच्चे, जैसे मान लो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है ना, इसमें बेटा वो जो पर्वतीय पाई से छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाएंगी बेटा, समझ रहे हैं? तो ध्यान देना, कह सकते हो कि ऊंचाई कम हो और अत्यधिक क्या हो, अपचयित हो, अपर्दित क्षेत्र हो, तो वैसे पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हुमांक। हुमांक मतलब किसे कहते हैं, अर्थात जो मतलब पर्वतीय यहाँ पे थी उनका अधिक से अधिक क्या हो चुका हो, अपर्दन हो चुका हो, मतलब अधिक से अधिक उनका क्या हो चुका हो, कटाव हो चुका हो, ठीक हो, और उनकी ऊंचाई क्या हो, कम हो। तो ऐसे समूहों को, पहाड़ियों के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हुमांक। तो इन पहाड़ियों की ऊंचाई क्या होगी बेटा, पहली बात इनकी ऊंचाई जो होगी बच्चे क्या होगी, इनकी ऊंचाई कम होगी। ये कैसा क्षेत्र होंगे बेटा, तो कह सकते हैं अपक्षयी क्षेत्र होंगे, अपक्षयी क्षेत्र होंगे, क्षेत्र होगा। अपर्दित, अपर्दित क्षेत्र होगा बेटा, समझ रहे हो? तो ये कम होगी, अर्थात कह सकते हैं जब ये पहाड़ी है छोटे छोटे, ये जब भाई इनका क्या होगा, ऊंचाई कम हो जाएगी, इनका क्या होगा, ऊपर का हिस्सा जो घिस जाएंगे, उसके अवसाद जो होंगे टूट जाएंगे, सॉइल में चेंज हो जाएंगे तो इनकी ऊंचाई कम हो जाएगी, तो उन्हीं समूहों को जब छोटे छोटे पहाड़ बन जाएंगे, और इन छोटे छोटे पहाड़ों के समूह को ही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, बताओ, हुमांक। छोटे छोटे पहाड़ों के समूह को क्या कहते हैं बच्चे, हुमांक कहते हैं, यानी
क्या कहेंगे बच्चे, इनको हुमाग कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, बोले लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में कुछ विशेष भौतिक विशेषताओं के रूप में, कुछ विशेष भौतिक विशेषताओं के रूप में ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, अभी सब समझाएंगे सभी क्या होते हैं। अब भ्रंश पर्वत के बारे में, ब्लॉक माउंटेन के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ाया हूं मैं। ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, कागार, कागार, टोर, टोर एवं छोटे छोटे पहाड़ियों की, एवं छोटे छोटे पहाड़ियों की, एवं छोटे छोटे पहाड़ियों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। छोटे छोटे पहाड़ियों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती है। अभी सब बताऊंगी सभी चीजें क्या होती है ना संरचना के बारे में। एक विशेषताएं और लिखिए, बोले और विशेषता लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग भाग कई चरणों में, कई चरणों में उत्थान एवं, उत्थान मतलब समझते हैं ना बच्चे, उठना, उत्थान एवं निमज्जन, निमज्जन इस तरीके से लिखा जाएगा, निमज्जन, निमज्जन के साथ साथ के साथ साथ भूपट्टी के, भूपट्टी के, भूपट्टी के भ्रंशन एवं विघटन, भ्रंशन एवं विघटन, भ्रंशन एवं विघटन से प्रभावित रहा है, प्रभावित रहा है। जैसे भीमा भ्रंश, भीमा भ्रंश कहा बेटा, महाराष्ट्र, भीमा भ्रंश, जैसे भीमा भ्रंश महाराष्ट्र, इस क्षेत्र के, इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग,
में उत्तर पश्चिमी भाग में बीहड़, आप लोग सुने होंगे चंबल के डाकू, बीहड़, तो बीहड़ क्षेत्र पाए जाएंगे। बीहड़ एवं एवं उत्खात, बीहड़ एवं उत्खात, उत्खात भूमि पाई जाती है, उत्खात भूमि पाई जाती है, उत्खात भूमि पाई जाती है, जहां पर नदियां, जहां पर नदियां, जहां पर नदियां काफी चौड़ी, जहां पर नदियां काफी चौड़ी एवं काफी चौड़ी एवं कम गहरी घाटियों का, कम गहरी घाटियों का निर्माण करती है, कम गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, कम गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये क्या कहती है, कम गहरी घाटियों क्या करेंगे बच्चे, निर्माण करेंगे। ठीक है, आइए बच्चे अब आते हैं, हमने इसकी विशेषताओं की चर्चा कर ली, इसमें क्या क्या विशेषता है, कौन सी चट्टानें पाई जाती है आप लोग को पता है, आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी अर्थात, और इसके साथ साथ अवसादी चट्टानें भी मिलेंगी। ठीक है ना, इस एरिया कैसा होगा, कठोर होगा, जल्दी मतलब इसका क्या होगा, अपर्दन नहीं होगा। आइए जरा सा समझते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आप लोग को पता है बच्चे, ये स्ट्रक्चर के बारे में बेटा, यही हिस्सा तो है हमारा ना। अब ये क्या है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है, इसका नाम क्या रखा था, तो मैंने इसका नाम बताया था ना आप लोग को, क्या रखा था, जैसे बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत किस्सा, यही बेटा, यही क्या है बेटा, प्रायद्वीप भारत। अब बेटा अगर ये प्रायद्वीप भारत है तो आप लोग को ये भी पता है बच्चे कि ये जो यही वाला हिस्सा है बच्चे, ये इधर वाला, इससे जो पर्वत बना, ये बच्चे ये जो पर्वत बना, तो इसका नाम क्या रखा बच्चे हमने, अरावली। तो इसके कह सकते हो बेटा, ये अगर देखा जाए जो ये हमारा दक्षिण प्रायद्वीप भारत वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है बच्चे, इसको मान लो कौन सा है, पश्चिमी भाग है, क्या बच्चे, पश्चिमी भाग। अब इसका क्या बच्चे, भाई प्रायद्वीप भारत का हिस्सा देखेंगे तो पूर्वी भाग है, तो इसके पश्चिमी भाग में कौन सी पर्वतें बनी इससे टकराकर, अरावली बनी। और उसके बाद बच्चे यहाँ पर जो बनी, तो यहाँ पे भी जो पर्वत बनी बेटा, उसका नाम हमने क्या रखा, राजमहल, क्या रखा, राजमहल पहाड़ी। अब बेटा ये जो बनी, तो आप जानते हो ये जो बना, ये क्या है बेटा हमारे पास है, हाँ पश्चिमी घाट है बेटा, पश्चिमी घाट बना बेटा। अब यहाँ छोटे छोटे रूप में ये जो बना बेटा, इसका नाम हमने क्या रखा बच्चे, हाँ पूर्वी घाट बना बोले बच्चे। और यहाँ पे जस्ट लास्ट में जो पाई गई थी, उसका क्या नाम रखा था बच्चे बताओ, कार्डेरम, कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी, किसकी बात रखा बच्चे हमने, कार्डेमम की पहाड़ी। तो देखो बच्चे, तो इस वाले हिस्से से राजमहल, और इस वाले एरिया पे जो ऊपर बना बैठा है, यहाँ पे क्या बना बच्चे, मेघालय का पठार, क्या बना बच्चे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यही पाया जाएगा मेघालय का पठार। जो मेघालय पठार है बेटा, ये सभी जो है किसके हिस्से हैं, दक्षिण भारत के हिस्से हैं, प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बना क्या बेटा, अरावली माउंटेन। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, अरावली माउंटेन को पढ़ते हैं, फिर ऐसे एक एक करके क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे ना। चलिए इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए और फिर हेडिंग बनाइए बच्चे आप लोग, अरावली पर्वत।
कुछ लोग बहुत पहले आते भी हैं। ये बार-बार कि हम किसी की क्रिया भी किया है तो चलिए आप लोग का हो गया। आइए तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे बच्चे, किसके बारे में बनाएंगे बच्चे? अरावली के बारे में ना। आपके आपके भैया क्या है सभी ठीक है हमारे भैया 30 से 23 ऊपर ना गए तो मास्टर कहे कि शासन का कितना था हैं? जो कसम है कि तू शासन कौन करे दीपक सर करे और गुरु ये था कौन है करे विवेक सर नकुल सर देखो क्या नाम काम कौन बस उनको यही करने आता भी है ना। चलिए आइए बच्चे, हेडिंग बनाइए बच्चे, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। चलो बच्चे थोड़ी सी पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक जानकारी इस पे कलेक्ट करेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर बात करेंगे तो ध्यान देना बच्चे, सबसे पहले इसकी विशेषता बनेगी, यह सबसे सबसे प्राचीनतम, क्या बेटा? सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। क्या है बच्चे? तो ध्यान देना, ये सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, सबसे पुराना वलित पर्वत है बच्चे। वहीं पर और बात, इसका निर्माण किस युग में हुआ था बेटा? अगर निर्माण की बात करेंगे, निर्माण किस युग में हुआ था बच्चे? तो निर्माण डालेंगे प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो इसका निर्माण बेटा कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। एक ऐसा पर्वत बेटा, इसका अन्य नाम क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यह अवशिष्ट पर्वत है बेटा। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। यह अवशिष्ट पर्वत मतलब इसकी धीरे धीरे क्या हो रही है, इसका अपरदन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। पहले माना जाता था कि ये कहाँ तक फैला हुआ है? हरिद्वार तक। हरिद्वार तक ऐसा माना जाता था कि हरिद्वार तक इसकी लंबाई थी, पर अपरदन से होते होते ये क्या हो गया? धीरे धीरे समाप्त हो गया। समझ रहे बच्चे? दूसरी बात बच्चे, अगर मैं बात करूंगा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बेटा? इसका विस्तार, अगर विस्तार की बात करेंगे बेटा तो ध्यान देना है, यह गुजरात, कौन सा स्थान है बच्चे? गुजरात है। गुजरात बाद फिर कौन आएगा बच्चे? राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद बेटा क्या आएगा? हरियाणा, अब प्लस दिल्ली। तो बेटा गुजरात में जहां से स्टार्ट होता है उसका नाम क्या है? गुजरात में पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है बेटा ये। और दिल्ली में कहां तक जाता है बच्चे? ये मजनू के टीला, मजनू का टीला। तो बेटा ध्यान देना है कि गुजरात में, गुजरात से स्टार्ट होगा पालनपुर से लेकर अब ये कहां तक जाता है? मजनू के टीला तक। इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है बच्चे? तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 800 किलोमीटर इसकी क्या बच्चे टोटल लंबाई है। किसकी? अरावली की। तो ध्यान देना है, ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होगा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 राज्यों से ये क्या होता है? गुजरते हुए जाता है और मजनू के टीला तक जाता है। समझ रहे हो बच्चे? और इसी मजनू टीला में यही बेटा, इसी के जस्ट बात ध्यान देना, इसकी सर्वाधिक पूछे लंबाई कहाँ पर है बेटा?
सर्वाधिक लंबाई, इसकी सर्वाधिक लंबाई, इसकी सर्वाधिक लंबाई बेटा अगर बात करेगा तो कहाँ बताएंगे बच्चे आप लोग? राजस्थान में, है ना। पहले इतनी विशेषताओं को नोट करिए, फिर आगे बढ़े बच्चे। हो गया यहाँ तक की बातें? तो विस्तार बेटा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, पालनपुर से लेकर कहाँ तक? मजनू के टीला तक। टोटल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर, सर्वाधिक लंबाई इसकी बच्ची। आइए और बातों पर चर्चा करते बच्चे। ये बच्चे हमारा क्या है? दक्षिण भारत का हिस्सा बच्चे। और यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे तो यही हमारा क्या है बच्चे? ये कौन सा पर्वत बेटा? अरावली। कौन सा बच्चे है? अरावली। तो बच्चे इसका नाम है अरावली। और यहीं से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम बेटा क्या है? ये नदी जो है इसका नाम है यमुना। क्या नाम बच्चे? यमुना नदी। तो जो बच्चे यमुना नदी है, यमुना नदी के यहाँ से ले गए और इस वाले एरिया आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे क्या है? गुजरात। क्या बेटा? गुजरात। और गुजरात में वो स्थान कौन सा है जहां से स्टार्ट होता है? इसका नाम क्या बच्चे है? पालनपुर। पालनपुर बेटा। तो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है और उधर जस्ट दिल्ली। अब यहाँ पे जो स्टार्ट है बेटा, यहाँ पर स्थान जो है इस वाले पॉइंट क्या नाम है बेटा? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में बेटा, दिल्ली में यहीं पर एक हिल पाया जाता है, इसका नाम रायसीना हिल्स। क्या बेटा है? यहीं पे पाया जाता है दिल्ली में, जहाँ पे स्थान है यहीं पाया जाता है रायसीना पहाड़ी। और इसी रायसीना पहाड़ी जो है बेटा ना, इसी रायसीना पहाड़ी पर क्या है बेटा? राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति हाँ, ये राष्ट्रपति भवन किस पे है बेटा? पहाड़ पर है। और कौन सी रायसीना हिल किसकी श्रृंखला है? अरावली की बच्चे। किसकी है बच्चे? अरावली की है। तो ध्यान देना गुजरात, तो बेटा गुजरात हो गया। और गुजरात में फिर ये किसका एरिया हो गया बेटा? राजस्थान का हो गया। किसका हो गया बच्चे? राजस्थान। और अंततः तक छोटा सा में कौन आएगा बेटा? हरियाणा। क्या है बच्चे? हरियाणा। तो ये टोटल कितने राज्यों से होकर जाता है? कुल 4 राज्यों से। तो एक तो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, कौन बच्चे? गुजरात। 3 राज्य प्लस एक क्या है बच्चे हमारे पास है? यूटी। तो दिल्ली आपका यूटी हो गया, बाकी 3 क्या है? स्टेट है। तो इतने राज्यों से होकर गुजरता है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 800। आप बताऊं, कभी इसका विस्तार हरिद्वार तक रहा होगा ऐसा माना जाता था, परंतु अब कहाँ लगे बेटा? पर वर्तमान में यमुना नदी के द्वारा कटाव एवं निक्षेपण से यह भाग क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। क्योंकि यहाँ से यमुना नदी आ रही है भाई, ऊपर से यमुना यमुना नदी, हाँ, तो उधर से नदी आ रही है। इस नदी को कारण का माना जाता होगा कि इधर का जो अरावली का लंबाई था वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया है। समझ बच्चे? तो ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते बच्चे। क्या लिख सकते हैं बच्चे आप लोग? लिखेंगे कि ये कभी कभी इसका विस्तार, कभी इसका विस्तार हरिद्वार तक रहा होगा, परंतु वर्तमान क्या बेटा? परंतु वर्तमान में यमुना नदी के कटाव के द्वारा यह समाप्त हो गया। ये क्या हो गया बेटा? समाप्त हो चुका है, समाप्त हो गया ना। तो इधर वाला हिस्सा पूरा उसका क्या हो गया? पूरा इधर भी था फैला हुआ, तो पर ये क्या हो गया? समाप्त हो गया बच्चे। अब इसी बच्चे अगर आपको बताऊं ना, तो यही मैं कही बात, जैसे बेटा अगर आपको बताऊं तो दिल्ली में बेटा कौन सा हिल है बेटा? दिल्ली रिज में रायसीना हिल है, रायसीना पहाड़ी है। और रायसीना पहाड़ी पर ही क्या बेटा है? हमारे पास क्या है? राष्ट्रपति भवन है। और यही बेटा अगर हम लोग जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? यहाँ राजस्थान में 2 स्थान है, अजमेर और कौन बेटा? अलवर।
अजमेर और अलवर। तो ध्यान देना, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अगर देखी जाएगी सिंध में इसके दक्षिण भाग में, इधर वाले एरिया में कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी ना। जैसे बेटा कौन कहाँ पाई जाएगी इसमें देख लेंगे। पहले यहाँ तक पॉइंट क्लियर बच्चे आप लोग का। इसी में और पॉइंट इसके लिखिए, फिर मैं लिखवाता हूँ उसको बच्चे। तो ये जो इधर पूरे रीच पाए जा रहे थे बेटा, वो किसमें विलीन हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, क्योंकि इनका क्या हो रहा था, घर्षण हो रहा था। तो लिख सकते हो रीज मैदानी भागों में क्या हो गए, विलीन हो गए। क्योंकि जब धीरे धीरे इनका पर्दन हुआ, धीरे धीरे घिसाव हुआ, तो यही किसमें चेंज हो गए, सॉइल में। अब यही सॉइल क्या बना दिए, मैदान। समझ रहे हो, मैदान बना दिए। अब कहा जाता है, अभी बताऊंगा आपको, अरवली पर्वत के स्ट्रक्चर दिखा के बताता हूँ किसकी ऊंचाई कितनी थी। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये कम हो गया। तो कम हो गया तो इसके अवसाद गए कहाँ, ना 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 टेथिस सागर को मैंने बताया था हिमालय की उत्पत्ति में सतपुड़ा अरावली के अवसाद गए थे। लगभग इसकी ऊंचाई पहले 900 मीटर थी, 9000, हाँ 9000 मीटर थी। पर अब मात्र कितना रह गया, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 1722 मीटर बस रह गई है। तो सोचिए कितनी कमी हो गई, समझ रहे बच्चे। तो लिखेंगे रीज मैदानी भागों में क्या हो गया बेटा, विलीन हो गए। रीज मैदानी भागों में विलीन हो गया। तो रीच क्या होगा बेटा, मैदानी भागों में क्या हो गया, विलीन हो गया। अच्छा बेटा दूसरी बात, इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली में और उत्तर की ओर ऊंचाई इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अगर इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो किधर ऊंचाई ज्यादा होगी, दक्षिणी तरफ ज्यादा होगी, उत्तर की तरफ। इधर ऊंचाई इसकी क्या है, ज्यादा मिलेगी। और उत्तर तरफ जाते जाते इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, मतलब जो उसकी ऊंचाई मिलेगी, पीक मिलेगी, इधर जो पीक मिलेगी क्या मिलेगी, कम ऊंचाई की मिलेगी। इसीलिए तो वहां पे देखो रायसीन हिला पर राष्ट्रपति भवन बना दिया गया। अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा होती तो बन पाता क्या, नहीं। इसलिए बेटा इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली में, सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिणी अरावली में, वही बेटा कर सकते हो, अरावली में वही उत्तरी अरावली की ऊंचाई कम है। अरावली मतलब क्या बोल सकते बेटा, उत्तरी अरावली की ऊंचाई क्या है बच्चे, कम। इन सभी विशेषताओं से बेटा क्वेश्चन बनेंगे पीटी में आपके, इसलिए इन सभी विशेषताओं को जानना है, ऐसे छोड़ के नहीं जाना। देखो भाई वनडे एग्जाम देना है अलग की बात है, वनडे एग्जाम सिर्फ मैं आपको इतना बताता, इसकी लंबाई 800 है, 800 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और काम खत्म। ये वलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है, बस हो गया काम। पर यूपीएससी यानी आपके कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों क्या करेगा, ऐड करके क्वेश्चन मारेगा। अब इस समय एग्जाम को जो पैटर्न आप देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सोचिए कि लुल्लू टुल्लू टाइप का पढ़ लीजिए, वो काम हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अब आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ जानकारी के लेकर, मैक्सिमम कोचिंगों में एक ही काम किया जाता है, सिलेबस को खत्म किया जाता है, पढ़ाया नहीं जा रहा, खत्म किया जाता है कि किसी तरीके से सिलेबस खत्म हो जाए, पिंड हमारा छूटे, लड़कों को सिलेक्शन हो या ना हो। तो सिलेक्शन लेना है तो उसे बड़े गहराई से, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आजकल जितने कहा जाता है ना, नामी बढ़िया के नाम ही बहुत बड़े हैं, काम नहीं बढ़िया है। आजकल जो पॉपुलर टीचर हो गए, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, वो कर क्या रहे हैं, बस सिलेबस को चखा के निकल ले रहे हैं। क्योंकि अब उनकी प्राथमिकता जो है धीरे धीरे झुकाव किधर हो रही है, पैसों की तरफ, इनकम की तरफ। क्योंकि उनके नाम से बैच बनते हैं, उनके हिसाब से, उनके नाम से कोचिंगों, बड़ी बड़ी कोचिंगों की इंडस्ट्री चलती है। तो क्या करेंगे, इनके नाम से नए नए बैच लॉन्च करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं उस संस्था का नाम नहीं लूंगा, पर मैं जहाँ पढ़ा रहा था इसके पहले ऑफलाइन, आज तक मैं वहाँ कंप्लीट बैच नहीं पढ़ाया हूँ। आज तक मैं वहाँ कंप्लीट बैच नहीं पढ़ाया। बस हम लोग को कहाँ डाला जाता था, रनिंग बैच में। जब एडमिशन, जब जैसे कोई नया बैच लॉन्च करना होता था, हम थे, एक हमारे कलीग्स थे, वो मैथ पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हम दोनों को उसमें डाला जाता था। हम लोग को जब एडमिशन कलेक्शन ठीक ठाक हो जाता था, फिर उसके बाद नई बैच लॉन्च कर दी जाती थी। पर मुझे इस बात का बहुत दुख होता था कि भाई जिस टीचर के लिए वो बच्चा फीस दिया, उसी टीचर से बच्चा पढ़े। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े बड़े घाल हैं,
बस बाहर से देखने के अलग अलग नजरिए हैं। इसलिए जो चीज़ को पढ़िए सुव्यवस्थित ढंग से भाई पढ़िए। सिलेबस को चखना होगा तो अलग की बात है, पर सिलेबस में जब तक सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है ना। चलिए देखो बच्चे, तो आराम से ध्यान देना। सर्वाधिक ऊंचाई क्या होती है? दक्षिणी अरावली में होती है। इधर आपको जो भी पीक मिलेगी उसकी ऊंचाई थोड़ी सी क्या मिलेगी? ज्यादा। जैसे वो उत्तर की तरफ जाएंगे उसकी ऊंचाई क्या मिलेगी? कम। शायद इसी का एग्जाम्पल है ना, दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर क्या बना है? राष्ट्रपति भवन बना है। कि अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा होता तो उस पर बनाना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है कि नहीं है। अब कोई कहे माउंट एवरेस्ट पे जाके कोई घर बना ले, तो 2 ठो ईटा ले जाते लेते उसका सांस फूल जाएगा फिर वो घर कैसे बनाएगा? समझ रहे बच्चे। आइए अगली पॉइंट तो देखिए बच्चे, इसके थोड़ी से दक्षिणी भाग में, दक्षिण भाग में बेटा, दक्षिण भाग में देखेंगे बच्चे तो कुछ पीक पाए जाएंगे। जैसे बेटा आपको बताऊं, जरगा हिल्स, जरगा हिल्स। जरगा हिल्स बेटा कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? आपको बताऊं तो जरगा हिल्स कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? उदयपुर में। इसके अलावा बच्चे आपको और नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी कहाँ पाए जाते हैं बेटा? अजमेर में, अजमेर में। इसके अलावा बच्चे आपको बताऊं उसके बाद कौन सा बेटा? हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी। तो हर्षनाथ की जो पहाड़ी बच्चे वो कहाँ पाई जाती है बच्चे? हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। कहाँ पाई जाती है बच्चे? अलवर में। इसके बाद बच्चे और दिल्ली में आप जानते हो कौन सा बच्चे हैं? दिल्ली रीच। रीच का मतलब क्या होता है बच्चे? कटक होता है ना। कहाँ है? दिल्ली में। तो ये कुछ इसमें छोटी छोटी क्या होती है? पहाड़ियां भी पाई जाती है। किसमें? अरावली के अंदर। तो कौन कौन से बेटा? जरगा हिल्स हो गया, नागा पहाड़ी हो गया, हर्षनाथ हो गया, दिल्ली रीच। तो जानते हो जरगा हिल्स कहाँ है? उदयपुर में। नाग पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ बेटा है? अलवर में। और दिल्ली रीच कहाँ बेटा है? आपके दिल्ली में है। याद रखिएगा। यहाँ तक की बातें होगी बच्चे। इसके अलावा अगला विशेषता इसकी लिख लेते हैं। इसकी एज कितनी है बेटा? इसकी एज कितनी? आयु कितनी बेटा? तो 55 से लेकर 65 करोड़ वर्ष तक। 55 से 65 करोड़ वर्ष। हाँ, तो इतना पुराना ये क्या है बेटा? पर्वत है। इसीलिए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन पर्वत। ये ध्यान दीजिएगा कि मैं जो आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ इसमें एक चीज़ और बता दूँ बच्चे कि ये कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, पर नाम उसके बहुत लोग कम लोग जानते होंगे, पर टीचर बहुत ही उम्दा टीचर हैं। उनसे मैंने पढ़ा है और उसके अलावा मैंने और भी कंटेंट जो बुकों से कलेक्ट किया है उस सभी को मिला के मैं पढ़ा रहा हूँ। और उस टीचर का नाम है, शायद मेरे गुरु हैं, मैं बता दे रहा हूँ, अर्जुन अमन सिन्हा। अर्जुन अमन सिन्हा हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं ज्योग्राफी के। तो उनसे मैंने पढ़ा है। उसके बाद कंटेंट का एकदम समझिए भरमार है और कंसेप्ट बहुत क्लियर कराते हैं। शायद उन्हीं का देन है कि ज्योग्राफी मेरा भी ठीक ठाक हो गया जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसी चीज को कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपका। ठीक है। और बच्चे इसके अलावा बेटा ध्यान देना, इसकी एज कितना है? 55 से लेकर 65 करोड़ वर्ष। इसकी क्या बेटा है? इसकी क्या है? वो है। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से। चलो पहले यहाँ तक कर लो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया? चलो बच्चे होंगे ना, आगे बढ़े। नोट डाउन। चलो देखो जी, अगर देखा जाए बच्चे आपसे एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा कि अरावली पर्वत के समकालीन और कौन कौन सी पर्वतें थी? अरावली पर्वत के समकालीन पर्वत। एक चीज है कि हमारे गुरु से हमारा राइटिंग अच्छा है। देखो भाई उनकी राइटिंग बड़ी गड़बड़ थी, सही बता रहा हूँ कसम से। उनकी राइटिंग ना बड़ी खतरनाक थी, फिर भी वो जानते हो ज्योग्राफी में ऑप्शनल उनका ज्योग्राफी था और 350 नंबर ऑप्शनल में अपने स्कोर किया था 500 में से। राइटिंग कमजोर होने के बावजूद भी 350 नंबर स्कोर किया था ज्योग्राफी में। तो सोचिए 400 पहुंचा देते हैं, तो मजाक नहीं है। मतलब ये बात समझ रहे हो कि यूपीएससी में राइटिंग मायने नहीं रखता है।
कंटेंट माने रखता है कि ना बेहतर आप परोस रहे हो। अगर सोचिए उनकी राइटिंग बढ़िया होती तो 15-20 नंबर और बढ़ जाते। नहीं सही बात है, राइटिंग मायने अगर रखता तो उनके राइटिंग में वास्तव बता रहा हूँ बहुत गड़बड़ है, मैं खुला बता रहा हूँ। और फिर 350 स्कोर किए हैं ऑप्शनल में, वो भी 500 के पूर्णांक में। मतलब लगभग सब लोग कितना लाते होंगे? लगभग 275, 250, 300 के अंदर अंदर जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं लोग ऑप्शनल में। और उनका स्कोर 350 था, तो बेहतर है ना, तभी तो। चलो, अरावली पर्वत के समकालीन पर्वत बेटा, तो देखो बेटा इसके समकालीन कौन कौन सी पर्वत बेटा, एक तो ध्यान देना फेनो, कौन बच्चे हैं, अब लिखेंगे, एक है बच्चा फेनो। फेनो, तो बेटा जो फेनो है इसको ध्यान दो, फेनो स्कैंडिनेवियाई, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये बेटा कहाँ पर है बता सकता है कोई? हाँ आप तो बता दे जाओगे क्योंकि अब तो मैंने लिख दिया। तो फेनो स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये कहाँ बच्चे हैं, नॉर्वे में है। और एक और बेटा है कौन से, लॉरेशियन शिल्ड। हमको लगा सिर्फ भारत की, नहीं भाई, लॉरेशियन शिल्ड। अच्छा बताओ लॉरेशियन शिल्ड कहाँ है बच्चे, बताओ बच्चे लॉरेशियन शिल्ड कहाँ पर है, बढ़ाया हूँ मैं इसको आपको। जब मैं वर्ल्ड मैपिंग करा रहा था तो मैं लॉरेशियन शिल्ड की चर्चा किया था, जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा था तो। और नॉर्थ अमेरिका उत्तर नहीं आएगा ना, कनाडा आएगा ना, समझ रहे हैं। देख नहीं बेटा, इसके क्या बेटा समकालीन। अच्छा एक बात सुनिए बेटा, अब बताओ ना, प्रारंभ में ये अरावली की स्ट्रक्चर कुछ बेटा ये थी, लगभग इसकी हाइट जो थी 9000 मीटर थी। कितना थी बेटा, 9000 मीटर की ऊंचाई थी बेटा, ऊंचाई है। ये क्या था बेटा, पहले पास्ट की बात हो। और अब देखेंगे अरावली का, तो जो हाइट है, जो पीक है, मैक्सिमम सबसे ऊंचाई, जो सबसे ऊंची पीक मिलती है उसका नाम क्या बेटा, गुरु शिखर। क्या नाम बेटा, गुरु शिखर। इसकी सबसे अरावली की सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा है, गुरु शिखर। गुरु शिखर है बेटा। और गुरु शिखर की टोटल ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है बेटा। कितनी है, 1722 मीटर। अब इसी गुरु शिखर के ऊपर ही बेटा, जस्ट इसके बगल में ही, गुरु शिखर के बगल में ही क्या है, माउंट आबू शहर। अब इसी माउंट आबू शहर में बेटा ध्यान देना है, जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना। हाँ, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे बेटा, माउंट आबू शहर में है। और किस पे है, गुरु शिखर। अब ये कहाँ बेटा, राजस्थान में। कहाँ बच्चे हैं, राजस्थान में। इसको भी याद रखिए बेटा। तो समझिएगा इसका क्या हुआ, ये जो अवसाद थे, इन सभी अवसादों का क्या हुआ बच्चे बताओ, क्या हुआ, नहीं यमुना नदी के ऊपर तो हरिद्वार से जब मिलता था उसको कट गया है, पर इन सभी चीजों का क्या हुआ बेटा, अपर्दन हुआ। क्या हुआ बेटा, इनका आच्छादन की क्रिया चालू हुई इसके अंदर, और आच्छादन की क्रिया के कारण टूट फूट हुआ, और टूट फूट से जो अवसाद परिवर्तित हुए, यही अवसाद कहाँ चले गए, टेथी सागर में। समझ रहे हो, ये तो पहले इनकी ऊंचाई लगभग इतनी थी बच्चे, बता रहा हूँ आपको, पर अब कितना रह गया, सिर्फ इतना ही रह गया अरावली। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सीधा सीधी सी बात कर सकते हो बेटा, यहाँ पे जो आच्छादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई होगी, आच्छादन की प्रक्रिया। और आच्छादन की प्रक्रिया में क्या हुआ बेटा, टूट फूट के कारण अवसाद में परिवर्तित हुआ, एवं यही अवसाद टेथिस सागर में जमे, एवं हिमालय का निर्माण
हुआ। क्या हुआ बच्चे? हिमालय का क्या होगा बच्चे? निर्माण हुआ ना। ठीक है, बोलो बच्चे, यहाँ तक की बात क्लियर है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी बेटा? गुरु शिखर ना। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। हो गया भाई? बोलो, तेजी से करिए थोड़ा सा। अगला विशेषता लिखेंगे बच्चे यहीं पर। अरावली में रूपांतरिक एवं अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए बेटा इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं अरावली में रूपांतरिक एवं अवसादी चट्टानें पाई जाती है ना। इसके अलावा बच्चे अगर मैं बताऊं तो इसमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं ना। अरावली के प्रमुख दर्रा, तो अरावली के बेटा प्रमुख दर्रे कौन कौन से बच्चे? जैसे एक तो कौन था बेटा? हल्दी घाटी का दर्रा। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जी 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 ये दर्रा जी, पासेस है। हल्दी घाटी का दर्रा हो गया बेटा। और उसके बाद पिपली घाट का दर्रा, पिपली घाट का दर्रा। तीसरा बच्चे आप कह सकते हैं कौन सा है? देवारी। कौन सा बच्चे हैं? देवारी घाट का दर्रा। और बच्चा इसका देसुरी। चौथा कौन सा ले सकते बेटा? है देसुरी घाट का दर्रा। तो ध्यान देना बेटा, तो हल्दी घाटी का दर्रा, पिपली घाट का दर्रा और देवारी घाट का दर्रा प्लस देसुरी घाट का दर्रा, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? अरावली प्रमुख दर्रे हैं बच्चे। हो गया? नोट डाउन करिए फिर फट से। लिखिएगा, अगली विशेषता लिखिएगा। अगली विशेषता लिखिए बच्चे। अरावली के दक्षिण हिल्स में अरावली के दक्षिण हिल्स में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। शिवालिक के नीचे जैसे जिस तरीके मैंने बताया था ना, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य में, मिडिल हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य में, शिवालिक हिमालय एवं प्लेन एरिया के मध्य में ना, लघु हिमालय के मध्य में, सभी चीजों बताया था। ऐसे ही इसके अंदर पाया जाता बेटा।
फॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा लिखेंगे, यह जल विभाजक का कार्य करता है। यह जल विभाजक का कार्य करता है बच्चे। देखो बच्चे, यह जल विभाजक का कार्य करता है बच्चे। जैसे अब आप देखने की कोशिश करिए बच्चे, ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारा दक्षिण भारत किसका बेटा, आपको ये पता बच्चे, तो यहाँ पर हमारा कौन है, ये है अरावली माउंटेन बेटा। क्या है ये? अरावली माउंटेन बेटा। ये अरावली माउंटेन है, तो अरावली माउंटेन की इस तरफ जो भाग है क्या है, पश्चिमी भाग है इसका। क्या बच्चे हैं, पश्चिमी भाग। अब ये बेटा क्या है हमारे पास है, पूर्वी भाग। क्या बच्चे हैं, पूर्वी भाग। और यही से मैंने आपको बताया था बच्चे, एक रीजन और बताया था बेटा, ये हमारा कौन सा माउंटेन है बच्चे, बताओ बच्चे, विंध्यन पर्वत। कौन है बच्चे, विंध्यन पर्वत है। और यहाँ पे जब आएंगे तो ऐसे छोटे छोटे खंडों में जो पाए जाएंगे, तो इस तीनों रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग ये बोलते हैं सतपुड़ा। क्या बोलते हैं बच्चे, सतपुड़ा पर्वत। ये बेटा हमारे सतपुड़ा पर्वत है। और आपको पता है कि जो भारत में जब मानसून आती है, जो भारत में मानसून आता है, तो देखो बच्चे जायज सी बात है, यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी, तो बेटा जो नदी जैसे यहाँ से एक नदी निकलती है इस साइड से, तो यहाँ से जो नाग पहाड़ी है बेटा, मैंने बताया था ना नाग हिल्स, तो नाग हिल्स से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। तो जो लूनी नदी बेटा जो निकलती है, तो लूनी नदी बेटा पानी इसका, जिससे ये कौन सी नदी है बेटा, हाँ लूनी नदी। तो जो बेटा लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है, साइड से निकलती है। ध्यान देना, लूनी नहीं, लूनी क्या करती है, गुजरात के जाकर कच्छ के रण में सूख जाती है, ये सब मतलब कि अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है। अब माहे नदी भारत को 2 बार काटती है, करके देखा 2 बार काटती है। जबकि और बताओ, मकर रेखा 2 बार कौन काटती है, लिम्पोपो काटती है। अब भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है, कांगो या जारी नदी। तो ध्यान देना बच्चे। और जैसे इधर से एक नदी निकलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बनास नदी। क्या बोलते हैं बच्चे, बनास नदी। तो बेटा एक बनास नदी इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो बताओ ये दोनों विभाजकों, दोनों जलों को विभाजक कर दिया कि नहीं कर दिया। और सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे बड़ी बात ये है बच्चे कि जब मानसून आता है, तो हमने बताया था ना कि मानसून मान लीजिए आ रहा है, ये मानसून आ रहा है बच्चे। तो ये मानसून जब आता है तो हमने कहा था इधर से क्या चलती है बच्चे, याद करो, हमने बताया था जेट स्ट्रीम चलती है। और जेट स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है बच्चे, स्पीड 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति हावर होता है बेटा। इसके कारण जो इधर से मानसून आते हैं, तो मानसून इधर से क्या हो जाते हैं, बैंड कर जाते हैं, और बैंड करके भारत के 2 शाखाओं में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इधर क्या है बच्चे, इधर जब शाखा करती है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बे ऑफ बंगाल की शाखा, क्योंकि इधर क्या बच्चे है, बे ऑफ बंगाल है। इधर बच्चे क्या हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, चलो ये क्या बेटा, बे ऑफ बंगाल है। अब इधर हमारे पास क्या बेटा, ये वाला पूरा रीजन क्या है, इधर क्या बच्चे, अरब सी है। तो बेटा ये अरब सी है, तो क्या होता है, जब मानसून इधर आता है बच्चे, ऐसे आता है, तो ये आता है, तो यहाँ से आकर भी ये 2 ब्रांचों में टूट जाता है। एक तो ब्रांच इसका कहाँ चला जाता है, ये ऊपर विंध्यन माउंटेन, नीचे सतपुड़ा माउंटेन। अभी आपको जब भारतीय मानसून पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, चर्चा करूंगा इसका। ये यहाँ टूट जाएगा बेटा। इसके बाद ये शाखा बेटा जस्ट ये अरावली के समकक्ष होते हुए ये हिमालय से जाकर टकराता है बेटा। क्या होता है, हिमालय से। तो इस कारण से अब यहाँ बेटा क्या होता है कि यहाँ से ये यहाँ निकल गया। पर जानते हैं यहाँ से जब ये वाली मानसून जाती है, यहाँ से ये मानसून जाती है, तो ये क्या करती है, पूर्वोत्तर भारत से टकराती है, और टकरा कर जब आती है तो ये इधर इंटर करती है। जब वहां से पहले ये गई इधर, और इधर जानते हैं छोटी छोटी पर्वतें पाई जाती है, और इन पर्वतों से ये टकराई, और टकरा कर फिर कहाँ आती है, मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र से जब ये राजस्थान वाले एरिया में इंटर करती हैं, तो इधर से क्या पड़ जाता है, अरावली पर्वत। और ये अरावली पर्वत जो अरब बंगाल की शाखा की जो मानसून होती है, जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो इस अरावली से क्या हो जाती है, टकरा जाती है। और टकरा जाती है तो इस अरावली के इस क्षेत्र में वर्षा हो जाता है। इसलिए इधर जैसे उदयपुर जो है, इधर क्या बेटा हमारे पास है, उदयपुर। तो इस वाले एरिया में क्या होती है, खेती हो जाती है, कृषि होती है बेटा।
समझ रहे हैं। पर ये मानसून अब इधर नहीं पार कर पाता। अब इधर से जो अरब सी की जो शाखाएं होती हैं, ये बेटा इनको रोकने वाला कोई नहीं होता है, तो ये मानसून सीधे चली जाती है कहाँ, ऊपर। वो इस रीजन में बारिश करा देती हैं, इसलिए बेटा इस वाले एरिया में बारिश नहीं हो पाती है। इस वाले एरिया में क्या बनता है बेटा, रेगिस्तान बनता है। हाँ, तो जो रेगिस्तान आप देखते हो बच्चे, तो रेगिस्तान जैसे थार रेगिस्तान, थार है ना भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो थार क्यों बन पाया, क्योंकि अरावली के स्ट्रक्चर के कारण क्या हुआ, जब अरावली स्ट्रक्चर जो ऐसा है कि इस तरीके से होने लगा, ये बेटा वर्टिकल टाइप का है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल होने के कारण जो अरब सागर की शाखाएं जब अंदर प्रवेश करी, इसको ये रोक नहीं पाई, बल्कि इसी के पहले ये मानसून कहाँ से बढ़ गई, आगे। अब आगे बढ़ी तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में वर्षा तो कराई, बट राजस्थान वाले एरिया में वर्षा नहीं हो पाया। तो इस कारण से पूरा राजस्थान कैसा हो जाता है, डेजर्ट रूप में हो जाता है। बट जस्ट अरावली और पर्वत के जो पश्चिमी भाग है, डेजर्ट आपको ज्यादा से ज्यादा इधर मिलेगा। यही पूर्वी भाग में जब आएंगे तो आपको ज्यादा डेजर्ट नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि भाई जब मानसून निकल जा रहा है तो यहाँ भी वर्षा नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं वर्षा हो रहा है, पर इस एरिया में तो बिल्कुल डेजर्ट है, पर यहाँ थोड़ी बहुत खेती मिलती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों कि जो बे ऑफ बंगाल की जो शाखाएं होती हैं, जब ये बे ऑफ बंगाल की शाखाएं जाती हैं तो पूर्वोत्तर भारत से टकरा कर ये क्या करती है, उत्तर मैदान में, भारत के उत्तर मैदान में इंटर करती है। अब ये बारिश कराते हुए कहाँ पहुंचती है, राजस्थान की तरफ। और जब राजस्थान की तरफ पहुंचती है तो यहाँ पे इसके लिए अरावली का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसा काम करता है, हॉरिजॉन्टल जैसा बैरियर का। अब बैरियर काम करता है तो टकरा कर इस एरिया में क्या करा देता है, वर्षा करा देता है। इसलिए राजस्थान के पूर्वी भाग में थोड़ा बहुत वर्षा हो जाता है, इसलिए वहां पर राजस्थान में पूर्वी भाग में डेजर्ट के मिलने की संभावनाएं क्या होती है, कम। पर वही उसके पश्चिमी भाग में जाएंगे तो आपको डेजर्ट बड़ी मात्रा में मिलेगी। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ सभी क्वेश्चन आपके यूपीएससी ने क्या किया था बेटा, बनाया था। अब बेटा इन क्वेश्चन को वही समझ पाएगा जिसको मानसून की जानकारी होगी, है ही नहीं है। अब जिसको मानसून की जानकारी होगी, पर्वत के स्ट्रक्चरों की जानकारी होगी, मानसून कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, वो इन बातों को भली भात समझ पाएगा, है नहीं है। तो बेटा ये पूरी थी विशेषताएं किसकी थी बच्चे, अरावली पर्वत की थी। किसकी थी बेटा, अरावली पर्वत की। तो चलिए अब विंध्य पर्वत हम लोग क्या करेंगे, कल ही स्टार्ट करेंगे, कल ही विंध्य स्टार्ट करेंगे, कल ही सतपुड़ा और सारे जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं उन्हें कल ही पढ़ेंगे। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब जानते हैं कि जस्ट अभी चल रहा है दिसंबर, अब दिसंबर के बाद की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो भी 2026 के अपेयरिंग वाले हैं वो बच्चे कंटिन्यू अपने मेंस के साथ पढ़ाई करते रहें, और प्री के लिए कोई ना कोई पत्रिका जो भी आपके पास अवेलेबल हो पा रही है उसको पढ़ते रहे करंट अफेयर के रूप में। हाँ, अगर जिसको भी 2026 में आगामी एग्जाम देना है और जिसको अभी नहीं देना 27 तक, तो अभी स्पेशली मेंस पे लगे रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।